Yes, General Umar Abdul Asaf. ओके अशरफ, तो मैंने तो बताया उस पर आप चले नहीं, जो मैंने बताया उस पर आप चले नहीं। You did not listen to me. मैंने कहा था अशरफ जाके तो उसके बाद बात करेंगे। आपने बात की है, आपने बात की है। आप करेंगे। जो बर्बरियत से ईरान पे हमला हुआ और खामनाई साहब पे जो बर्बरियत से उनको शहीद कर दिया, उसके बाद 1 मिनट भी अगर बताए हम सब कहते हैं। स्पीकर साहब, इस जिस मामले को ऑनरेबल एमएलए तनवीर सादिक साहब ने छेड़ा, मुझे कहा गया कि हाउस की तरफ से मैं इस पर बात करूं, लेकिन जहां तक मैं हाउस के मूड को समझ सकता हूं, हाउस इस मामले में एक राय में नहीं है। या तो फिर आप इसमें डिस्कशन कर दीजिए ताकि अलग अलग मुख्तलिफ राय जो है इसमें हाउस के सामने आ जाए। नहीं तो अगर मैं हाउस की तरफ से बोलूं और उसके बाद उसकी ऑपोजिशन हो, वो भी ठीक नहीं लगेगा। तो आप तय करिए क्या करना है ना, उसके बाद मैं बोल दूंगा। ये इंटरनेशनल इशू है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की डोमेन है। इस हाउस की डोमेन जो है वो लखनपुर के पार नहीं जाती। तो इसलिए मुझे लगता है बहुत ही एक्सपीरियंस लोग हैं यहाँ पे, इसमें लीडर ऑफ द हाउस किस तरह से स्टेटमेंट दिया, इस हाउस में उसमें तो गुंजाइश नहीं बनती बिजनेस रूल्स में इस तरह की कोई पाबंदी नहीं है। That once a question pertains to humanity, say human issue 1, 2, it pertains to some kind of violence or terrorism, apparent violence or terrorism. 3, that if any part of world is impacted, any population is impacted, any sector, section is impacted,
This house has full powers to express itself. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। Honorable Speaker sir, आपसे एक मोहतबाना गुजारिश है कि ये कैसे तय किया जाएगा कि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब जब बात करेंगे इस इशू पे तो वो इंटरनेशनल लेवल पर ही इंटरवीन करेंगे। क्या इस हाउस को ये इख्तियार नहीं है ऑनरेबल लीडर ऑफ द हाउस की तरफ से कि हम अपने मुल्क की पार्लियामेंट और अपने मुल्क के प्राइम मिनिस्टर से और इंस्टीट्यूशन से ये गुजारिश करें कि जो इस वक्त हमारे ही एक हमसाया मुल्क के साथ इसराइल और अमेरिका का एक रवैया है उसमें ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब इंटरवीन करें, उसमें फॉरेन अफेयर्स साहब इंटरवीन करें, उसमें जम्मू कश्मीर नहीं बल्कि हिंदुस्तान की तरफ से एक आवाज आए अक्रॉस पार्टी लाइन्स मजहबी मामला को एक तरफ रखते हुए कि अमन के लिए मुल्क में अमन के लिए और बैनुल-अक़वामी सतह पे अमन के लिए ये लाजमी है कि जो ये यूनिपोलर लेवल पे एक पावर एक बन गया है और ये डिसाइड करता है कि दुनिया में किस तरह की जमहूरियत होगी, दुनिया में किस तरह के इंसानी हुकूक के मामला होंगे और दुनिया में किस तरह से वो, इसलिए हमारी गुजारिश ये है और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन से हमारी ये गुजारिश है कि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जब बात करेंगे तो यहाँ से जो रिक्वेस्ट जाएगी वो अपने मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को जाएगी, अदारों को जाएगी। इसमें हमें आपका साथ चाहिए। आप सुबह जब आए वहीं से तैयारी करके आए कि हम वो इश्यूज उठाएंगे ताकि इसको प्रीएम्प्ट करें। आपको इस मामले में हमारा साथ देना चाहिए। हम ये हिंदू और मुसलमान की नजर से हर चीज को देखना बंद करें। ये मामला इंसानियत का है और इंसानियत के मामले में सारे के साथ खड़ा रहना चाहिए। ये मामला इंसानियत का है और इंसानियत के मामले में भी अगर आप इनके साथ खड़ा नहीं रहते तो फिर आप ये समझे कि आपने मुज़फ़्फ़र साहब आप क्या कहेंगे? क्या आपका भी सुनूंगा, आपको सुनूंगा, मैं सुनेंगे आपको नहीं सर इसके ऊपर हर चीज होनी चाहिए। अगर आज ये बात कहते हैं मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं को जब्त कराया गया, लोगों की हत्या की गई, I have a bone to pick with the statement given by the leader of opposition that this house is not competent to discuss an international relation or a foreign policy. This house is fully competent to discuss the foreign policy and make a request. This is not only concerning one particular community. It is the question of an organization which was supposed to protect the sovereignty of a nation. We are discussing international law, the United Nations Charter, and this house is fully competent to discuss it. There is no bar. There is a universal principle of law that everything is permissible unless it is specifically prohibited by a provision. So there is no prohibition in the rules. So once it is not prohibited, it is permissible. So I will submit only that honorable speaker have a discussion on it. Have a discussion on it. This is not only. This is the question of disintegration of a United Nations Assembly and Security Council. This is the question of total जिसको कहते हैं अनानियत, उर्दू में अनानियत कहते हैं, अनार्की, कि मैं जो चाहूंगा वही इंटरनेशनल लॉ उसको डिस्कस करना इस हाउस की इस वक्त जरूरत है और इट इज इम्पैक्टिंग अस आल्सो। हम हालांकि गवर्नमेंट लेवल पे हमने ये कहा है,
हमने गवर्नमेंट लेवल पर कहा कि there is no problem of petroleum, there is no problem of gas, लेकिन ग्राउंड में है। आप अगर जम्मू सिटी में देखेंगे आज एलपीजी गैस अवेलेबल नहीं है, हम भी इम्पैक्ट हुए हैं। Apart from the impact it has, the war is a war of genocide is a genocide. We have to condemn it. We have to condemn it. हम चाहते हैं कि cause discussion हो इसमें। After this करके appropriation bill पहले आ जाए, उसके बाद बात करें। पहले appropriation bill आ जाए। मैं बड़ी जिम्मेदारी बड़ी रिस्पेक्ट और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ विदाउट टेकिंग एनी साइड और धर्म के नाम पे एंगल के नाम पे कोई ऐसी बात नहीं है। खोमेनी साहब एक रिस्पेक्टेड लीडर ना सिर्फ एक पर्टिकुलर कंट्री के बट पूरे वर्ल्ड में। भारत ने नॉट एक पर्टिकुलर लीडर या किसी पर्टिकुलर आदमी, इंडिया ने स्पेसिफिकली अपना कंडेमनेशन उसको जारी किया। डायलॉग एंड डिप्लोमेसी भारत ने कहा मीन्स भारत के प्रधानमंत्री नॉट नरेंद्र मोदी, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने भारत का स्टैंड संसद के पटल पे ऑलरेडी रखा है। अब इस विधानसभा की जहां तक हम बात करें, मेरा रिस्पेक्टफुल सबमिशन है, भारतीय संविधान के धागे के तहत हम सब बंधे हैं। हम रूल ऑफ लॉ के तहत गवर्न है। आई जस्ट लाइक टू कोट सर रूल 58 या रूल 59 इसको पोल शब्द जो इंटरप्रेट करता है, a question or a discussion shall not relate to a matter which is not primarily the concern of the government of a particular state or union territory. So that is very specific. Now let's come on the resolutions also. A resolution shall not, the language is, a resolution shall not relate to a matter which is under the jurisdiction of the government of India. Then once again, with regard to short duration discussion, sir, once again, हर एक को quote कर रहा हूँ. The matter must be definite, urgent, and of public importance, and should not relate to the should relate to the administrative responsibility of the government. There is no administrative responsibility. तो मेरा सबमिशन है सर, भारत ने अपना कंसर्न इसमें शो किया, and this is already within the domain of our law. तो ये एक बात सुनो, आपके एक मिनट, देखिए हम ना कोई रेजोल्यूशन पास कर रहे हैं जिसका आपने रेफरेंस दिया, रेजोल्यूशन ये नहीं करना चाहिए, हम कोई रेजोल्यूशन पास नहीं कर रहे हैं, ना तो आप कहते हैं। सवाल ये है कि आप कहते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस चीज को कंडेम किया, ये हाउस भी कंडेम करे तो क्या है? सीएम साहब हाउस की तरफ से कार्य किया, आपने शुरू कराया ईरान के साथ जो रिलेशन है उसको मद्देनजर रखें। अगर हम आज इसके ऊपर बात नहीं करेंगे, शायद हमारी आने वाली नस्लें करेंगी। सर मेरी फिर से अपील होगी, जिस तरह आपकी रूलिंग है उस रूलिंग पे 1 मिनट सीएम साहब इस हाउस की तरफ से बोले होगा। him
साहब ईरान के ऊपर जिस तरह एक नाजायज और गैर कानूनी जंग ठोसा गया, भैया क्या कर रहे हो? इससे क्या कर रहा है? खड़ा होके उसके हक में बोल सकेगा। उसके साथ मैं आपकी बात कर ही नहीं रहा हूं, आप बात कर रहे। उसके साथ साथ जिस तरह इंसानियत का कत्ल करके बेरहमी से ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खamenei साहब, उनके कई साथी और करीबी रिश्तेदारों को शहीद किया गया, उसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम होगी। अफसोस की बात यह है कि मामला वहां रुका नहीं। स्कूल में पढ़ते हुए मासूम बच्चियों को जिस तरह बेरहमी से मारा गया, मैं तो कहता हूं कि शायद ही हमारे रीसेंट हिस्ट्री में इस तरह के कोई वाक्यों की हमें याददाश्त हो। और मकसद क्या, अभी भी समझ नहीं आता। अमेरिका के सदर की बात अगर आप सुने तो उन्हें शायद खुद इस बात का एहसास नहीं है कि ये जंग ईरान के ऊपर ठोसा क्यों गया। सुबह रेजिम चेंज की बात करते हैं, दोपहर को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की बात करते हैं, शाम को तेल की कीमतों की बात करते हैं। उन्हें खुद शायद नहीं पता कि लगातार पिछले 3 हफ्तों से जो ईरान के लोग भुगत रहे हैं वो क्यों भुगत रहे हैं। अब हमें ये कहा गया यहाँ पे कि हमें कोई ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जो डायरेक्टली हमें टच ना करे, लेकिन हमारे कितने बच्चे बच्चियां, कितने हमारे लोग ईरान में फंसे, तो वो तो डायरेक्ट हमें टच कर गया। आज हमारे पेट्रोल पंपों के बाहर लाइनें लगी हुई हैं, वो भी हमें डायरेक्ट टच कर दिया। और सबसे ज्यादा हमारे जज्बात, हमारे एहसास, हमारे फीलिंग्स को जो एक ठेस पहुंचे, हमें दर्द हुआ। मुझे लगता है हम सबको यहां हाउस के सामने अपनी बात रखने का पूरा हक है। अब ये सही है कि यहां बैठ के हम जंग रोक नहीं सकते, लेकिन मरकज में हमारी हुकूमत बार बार इस बात का जो है वो दावा करती है कि दूसरे मुल्कों के साथ उनके इतने अच्छे ताल्लुकात, और मैं जानता हूं इस चीज को, हैं अच्छे ताल्लुकात। अमेरिका के साथ उनके ताल्लुकात अच्छे हैं, इजराइल के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं, ईरान के ताल्लुकात तो मैंने खुद देखे जब मैं वाजपेयी साहब के साथ मिनिस्टर ऑफ स्टेट था एक्सटर्नल अफेयर्स का। बाकी ईरान के जो हमसाया मुल्क हैं उनके साथ ताल्लुकात। तो मुझे नहीं लगता है कि अगर यहाँ इस हाउस के तरफ से हम वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी साहब से गुजारिश करें कि वो अपने दफ्तर का इस्तेमाल करके, अपने जो उनके पर्सनल रिलेशंस हैं इन सब लोगों के साथ, उनका इस्तेमाल करके इस जंग को जल्द से जल्द खत्म करें, ताकि वहां के लोगों की जो सफरिंग है वो खत्म हो जाए और ईरान को दोबारा एक मौका मिले कि वो पीसफुली जो है इस दुनिया में बाकी मुल्कों के साथ कोएग्जिस्ट करे। तो मुझे नहीं लगता है किसी को इस चीज का कोई इसमें कोई एतराज होना चाहिए। तो एक तो मैं अपने तरफ से और यहाँ अपने साथियों के तरफ से ईरान के ऊपर जो ये नाजायज और गैर कानूनी जंग ठोसा गया उसकी मजम्मत करता हूं। आयतुल्लाह खamenei साहब और उनके साथ जो उनके साथी शहीद हुए, उनके साथ गम और ताज़ियत का इजहार करता हूं। उसके साथ जो बाकी लोग इस जंग में मारे गए उनके साथ भी।
और अपने मुल्क के वज़ीर आज़म साहब से मोहतबाना गुजारिश करता हूं कि अपने ताल्लुकात और रिश्तों का इस्तेमाल करके जल्द से जल्द इस जंग को जितनी जल्दी वो खत्म करवा सकें उतना हम सबको फायदा होगा, इंसानियत को फायदा होगा। मैं इसमें मजहब की बात नहीं करूंगा, इंसानियत की बात करूंगा। वहां किसी मजहब का कत्ल नहीं हुआ है, इंसानियत का कत्ल किया जा रहा है। इंसानियत को बचाने के लिए अगर हमारा मुल्क जो है एक रोल अदा कर सके और इस जंग को बंद कर सके, मुझे लगता है तमाम इस जम्मू कश्मीर की असेंबली जो है उनको इस चीज से कोई एतराज नहीं होगा। शुक्रिया। आप हमको पेपर इसलिए करते हैं, पेपर इसलिए। Speaker sir, I rise to lay on the table of the House a copy of each of the following reports. 1. Annual report of the Jammu Kashmir Power Development Corporation Limited for the financial year 2016-2017, report 1. 2. Annual report of the Jammu Kashmir Power Development Corporation Limited for the financial year 2017-18, report 2. 3. Annual report of the Jammu Kashmir Power Development Corporation for the financial year 2018-19, report 3. 4. Annual report of the Jammu Kashmir Power Development Corporation Limited for the financial year 2019-20, report 4. Reports are laid. Now the motion is for admission to committees. Honorable Speaker, sir, I rise to move the following motion, that the members of the House do elect in accordance with Rule 344 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Jammu Kashmir Legislative Assembly, 11 members to serve on the Committee on Public Accounts for the period ending 31st March 2027. ऐवान के सामने अब सवाल यह है कि ऐवान आज़ा के नमूना जम्मू कश्मीर काउंसिल असेंबली में ज़ाब्ते कार्रवाई उसूल अमल के कायदा नंबर 344 के मुताबिक 31 मार्च 2027 को खत्म होने वाली मियाद के लिए 11 नवंबर को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में काम करने के लिए मुंतखब करते हैं। जो अंतिम नंबर इसके हाथ में हो वहाँ के और जो खिलाफ हो ना के तहरीक मंजूर हुई। जनाब उमर अब्दुल्ला साहब दूसरी तहरीक। Honorable Speaker, sir, I rise to move the following motion, that the members of the House do elect in accordance with Rule 346 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Jammu Kashmir Legislative Assembly, 11 members to serve on the Committee on Estimates for the period ending 31st March 2027. तहरीक की गई है कि ऐवान आज़ा के नमूना जम्मू कश्मीर काउंसिल असेंबली में ज़ाब्ते कार्रवाई उसूल के अमल के कायदा नंबर 346 के मुताबिक 31 मार्च 2027 को खत्म होने वाली मियाद के लिए 11 नवंबर को एस्टिमेट्स कमेटी में काम करने के लिए मुंतखब करते हैं। पहली ऐवान के सामने अब सवाल यह है कि ऐवान आज़ा के नमूना जम्मू कश्मीर काउंसिल असेंबली में ज़ाब्ते कार्रवाई उसूल अमल के कायदा नंबर 346 के मुताबिक 31 मार्च 2027 को खत्म होने वाली मियाद के लिए 11 नवंबर को एस्टिमेट्स कमेटी में काम करने के लिए मुंतखब करते हैं। जो आनवी मेहमान तहरीक के हक में वहाँ के हैं, जो खिलाफ वो ना के हैं, तहरीक मंजूर हुई। जनाब मुतला साहब दूसरी तहरीक। Sir, I rise to move the following motion, that the members of the House do elect in accordance with Rule 349 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Jammu Kashmir Legislative Assembly, 11 members to serve on the Committee on Public Undertakings for the period ending 31st March 2027. तहरीक की गई है कि ऐवान आज़ा के नमूना जम्मू कश्मीर काउंसिल असेंबली में ज़ाब्ते कार्रवाई उसूल अमल के कायदा नंबर 349 के मुताबिक 31 मार्च 2027 को खत्म होने वाली मियाद के लिए 11 नवंबर को पब्लिक अंडरटेकिंग्स कमेटी में काम करने के लिए मुंतखब करते हैं। तहरीक ऐवान के सामने है। अब सवाल यह है कि ऐवान आज़ा के नमूना जो जम्मू कश्मीर काउंसिल असेंबली में ज़ाब्ते कार्रवाई उसूल अमल के कायदे नंबर 349 के मुताबिक 31 मार्च 2027 को खत्म होने वाली मियाद के लिए 11 नवंबर को पब्लिक अंडरटेकिंग्स कमेटी में काम करने के लिए मुंतखब करते हैं। जो अंकुल मेहमान तहरीक के हक में वो हाँ कहे और जो खिलाफ वो ना कहे, तहरीक मंजूर हुई। नाउ बिल फॉर इंट्रोडक्शन जनाब उमर अब्दुल्ला साहब आपको चीफ मिनिस्टर। Honorable Speaker, sir, I rise to introduce a bill to authorize payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of the Union Territory of Jammu Kashmir for the services of the financial year 2025-26
LA Bill number 4 of 2026, already published in an extraordinary issue of the Official Gazette. मुस्वदे कानून पेश किया गया। नाम जनाब मोहम्मद अब्दुल्ला साहब दूसरा बिल। Honorable Speaker, sir, I rise to introduce a bill to authorize payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of the Union Territory of Jammu and Kashmir for the services of the financial year 2025-26, LA Bill number 6 of 2026, already published in an extraordinary issue of the Official Gazette. मुस्वदे कानून पेश किया गया। जनाब अब्दुल्ला साहब तीसरा बिल। Honorable Speaker, sir, I rise to introduce a bill to authorize payment and appropriation of certain sums from and out of the Consolidated Fund of the Union Territory of Jammu and Kashmir for the services of the financial year 2026-2027, LA Bill number 5 of 2026, already published in an extraordinary issue of the Official Gazette. मुस्वदे कानून पेश किया गया। Now bills for consideration and passing. जनाब मोहम्मद अब्दुल्ला साहब। Honorable Speaker, sir, I rise to move that a bill to authorize payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of the Union Territory of Jammu and Kashmir for the services of the financial year 2025-26, LA Bill number 4 of 2026 be taken into consideration. पहली की गई है कि माली साल 2025-26 की सर्विसिंग के लिए रियासत जम्मू कश्मीर के मजीद मजमूई फंड में से चंद रुपयों की अदायगी करने और उनको तसर्रुफ में लाने का इख्तियार देने की गर्ज से मुस्वदे कानून LA बिल नंबर 4 बापैती 2026 को ज़ेरे गौर लाया जाए। पहली कैवान के सामने है। अब सवाल यह है कि मुस्वदे कानून 1000 LA बिल नंबर 4 बापैती 2026 को ज़ेरे गौर लाया जाए। जो ऑनरेबल मेंबर्स के हाथ में वो हाँ कहे, जो खिलाफ हो वो ना कहे। तहरीर मंजूर हुई। अब सवाल यह है कि जमानत 2 और 3 में शेड्यूल को जुज़ू बिल करार दिया जाए। जो ऑनरेबल मेंबर्स के हाथ में वो हाँ कहे और जो खिलाफ हो वो ना कहे। जमानत 2 और 3 को मैं शेड्यूल जुज़ू बिल करार दिया जाता है। अब सवाल यह है कि जमानत नंबर 1 शॉर्ट आइटम को जुज़ू बिल करार दिया जाए। जो ऑनरेबल मेंबर्स के हाथ में वो हाँ कहे और के खिलाफ वो ना कहे। जमानत 1 शॉर्ट आइटम को जुज़ू बिल करार दिया जाता है। एप्रोप्रिएशन बिल का जो बिल इसके ऊपर मैं थोड़ा सा बोलना एप्रोप्रिएशन बिल नंबर 5 के थोड़ा सा वो तो मैंने उठाया नहीं वो बिल। हाँ वो ठीक है। बिल नंबर 5 मैंने भी उठाया। अब देखिए ठीक है सर। पहली ठीक है। अब जमान नंबर जुम्मन शॉर्ट टाइटल को जुज़ू करार दिया जाता है। नाम जनाब मोहम्मद अब्दुल्ला साहब to move the pass bill. Sir, I rise to move that the bill be passed. पहली की गई है कि मुस्वदे कानून 1000 को मैं शेड्यूल पास किया जाए। पहली खैवान के सामने। अब सवाल यह है कि मुस्वदे कानून 1000 को मैं शेड्यूल पास किया जाए। जो ऑनरेबल मेंबर्स के हाथ में हो वो हाँ कहे और जो खिलाफ हो वो ना कहे। तहरीर मंजूर हुई और मुस्वदे कानून मैं शेड्यूल पास हुआ। Honorable Speaker, sir, मैं 5 मैंने उठाया नहीं, मैं बताऊंगा उसको। I rise to move that a bill to authorize payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of the Union Territory of Jammu and Kashmir for the services of the financial year 2025-2026, LA Bill number 6 of 2026 be taken into consideration. तहरीर की गई है कि माली साल 2025-26 की सर्विसिंग के लिए रियासत जम्मू कश्मीर के मजीद मजमूई फंड से चंद लोगों की अदायगी करने और उनको तसर्रुफ में लाने का इख्तियार देने की गर्ज से मुस्वदे कानून LA बिल नंबर 6 बापैती 2026 को ज़ेरे गौर लाया जाए। तहरीर ऐवान के सामने। अब सवाल ये है कि मुस्वदे कानून 1000 LA बिल नंबर 6 बापैती 2026 को ज़ेरे गौर लाया जाए। जो ऑनरेबल मेंबर्स के हाथ में हो वो हाँ कहे, जो खिलाफ हो वो ना कहे। तहरीर मंजूर हुई। अब सवाल ये है कि जमानत 2 और 3 में शेड्यूल को जुज़ू बिल करार दिया जाए। जो ऑनरेबल मेंबर्स इसके हाथ में हो वो हाँ कहे, जो खिलाफ हो वो ना कहे। जमानत 2 और 3 को मैं शेड्यूल को जुज़ू बिल करार दिया जाता है। अब सवाल ये है कि जमानत 1 शॉर्ट टाइटल को जुज़ू बिल करार दिया जाए। जो ऑनरेबल मेंबर्स के हाथ में हो वो हाँ कहे और जो उसके खिलाफ
खिलाफ वो ना कहे, जिम्मा नंबर 1 शॉर्ट टाइम को करार दिया जाता है। जनाब मोहम्मद साहब मो द पास Honorable Speaker, sir, I rise to move that the bill be passed. तहरीक की गई है कि मुस्बत कानून हजार को शेड्यूल पास किया जाए। तहरीक ऐवान के सामने है। अब सवाल यह है कि मुस्बत कानून हजार को शेड्यूल पास किया जाए। जो आदमी मेंबर्स के हक में हो वो हाँ कहे और जो खिलाफ हो वो ना कहे। तहरीक मंजूर हुई और मुस्बत कानून शेड्यूल पास हुआ। जनाब उमर साहब, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर। Honorable Speaker, sir, I rise to move that a bill to authorize payment and appropriation of certain sums from and out of the consolidated fund of the Union Territory of Jammu and Kashmir for the services of the financial year 2026-2027, LA Bill number 5 of 2026 be taken into consideration. तहरीक की गई है कि माली साल 2026-27 की शेड्यूल के लिए रियासत जम्मू कश्मीर के मजमूई फंड में से चंद रुपये निकालने और तस्वुर में लाने का एहतमाम करने की गर्ज से मुस्वदे कानून LA बिल नंबर 5 बाबत 2026 को जेल को लाया गए। तहरीक ऐवान के सामने आप सुनिए मेरी बात, बोलना चाहते सुनिए, आप बोल नहीं सकते हैं इसलिए नहीं बोल सकते। अब मैं बताऊंगा इसमें ये जो अप्रोप्रिएशन बिल का प्रोविजन है इसमें जो सुकूक होता है डिस्कशन का वो बड़ा रिव्यू होता है। इसमें वो इशू जरूर लिखाए जा सकते हैं जो डिमांड फॉर ग्रांट्स के दौरान रेज नहीं किए गए। ये लॉ, ये रूल्स। अच्छा, अगर अब कोई बोलना चाहता है उसके लिए ये लाजमी करार दिया गया रूल्स के तहत कि वो एडवांस नोटिस स्पीकर को दे ताकि स्पीकर और स्पीकर का सेक्रेटरी ये देखे कि कहीं ये इश्यूज डिस्कशन के दौरान रेज नहीं किए गए। इसलिए एडवांस नोटिस जरूरी है। आपकी तरफ से कोई एडवांस नोटिस मेरे पास नहीं आया। सो अंडर रूल्स यू कैन स्पीक। मुझे 2 मेंबरों की तरफ से आया ये पॉइंट्स, एक मुबारक साहब की तरफ से और सैफुल्लाह साहब की तरफ से। हालांकि जब मैंने उनको देखा ना सेक्शन मुझे करना चाहता उसके बावजूद मैंने 4 एक 2-3 मैंने रिजेक्ट किए, 2-3 मैंने रखे। उस पर आप बात कर सकते हैं। मुख्तसर टाइम बहुत कम है तो पहले हम अच्छा कहते हैं कि आपको जवाब ही आया होगा फिर बोलने की क्या जरूरत? जब आपको जवाब मिला, जवाब अगर गवर्नमेंट की तरफ से आया तो फिर क्या जरूरत है? अच्छी बात, आप भी नहीं करना चाहते। थैंक यू वेरी मच। आप सवाल ये है कि मुस्वदे कानून हजार LA बिल नंबर 5 बाबत 2026 को जेल को लाए गए। जो ऑनरेबल मेंबर्स के हक में वो हाँ कहें, जो खिलाफ वो ना कहें। तहरीक मंजूर हुई। अब सवाल यह है कि जमनाब 2 और 3 को मैच शेड्यूल बिल करार दिया जाए। जो ऑनरेबल मेंबर्स के हक में हो वो हाँ कहें और जो खिलाफ वो ना कहें। जमनाब 2 और 3 को मैच शेड्यूल बिल करार दिया जाता है। अब सवाल यह है कि जमन 1 शॉर्ट टाइम को बिल करार दिया जाए। जो ऑनरेबल मेंबर्स के हक में हो वो हाँ कहें और जो खिलाफ वो ना कहें। जमन 1 शॉर्ट टाइम को बिल करार दिया जाता है। जनाब उमर साहब, Chief Minister, to move the past motion. Honorable Speaker, sir, I rise to move that the bill be passed. तहरीक की गई है कि मुस्वदे कानून हजार को माय शेड्यूल पास किया जाए। तहरीक ऐवान के सामने है। अब सवाल ये है कि मुस्वदे कानून हजार को माय शेड्यूल पास किया जाए। जो ऑनरेबल मेंबर्स के हक में हो वो हाँ कहें और जो खिलाफ वो ना कहें। तहरीक मंजूर हुई और मुस्वदे कानून माय शेड्यूल पास हो। अब आपको याद है कि यहाँ एक सवाल के दौरान जो मेरे ख्याल में पठानिया साहब का सवाल था, उस वक्त एक इशू जेल बन से आया क्वेश्चन वो ये था कि ये जो फेक न्यूज फैलाने वाले लोग वीडियोस बनाते हैं और एक दूसरे की उठाते हैं, उनके खिलाफ गवर्नमेंट क्या कार्रवाई करना चाहते हैं। उस वक्त जब बहस या अदालत पकड़ लिया बहस ने, उस वक्त मैंने अनाउंस किया था हम इस पर भी डिस्कशन करेंगे। और उस पर मैंने कमिटमेंट की
इसके साथ ही मैंने पटाखा साहब को कहा था कि आप एक नोटिस दें, उनको मजबूर नोटिस ड्रॉप कीजिए। आप मैंने उस नोटिस को एडमिट किया और उस सब्जेक्ट पर जिस पर हर एक बात करना चाहता था, अब हर एक काम को नजर करता नहीं था, हम इस पर बात करना चाहते हैं। आज मैंने उस डिस्कशन को यहाँ पर रखा है। तो अब जम्मू कश्मीर में जारी खबरों और गुमराह मालूमात के फैलाव से निपटने के मौजू पर मुख्तसर बहस का आगाज जनाबी रणजीत सिंह पठानिया करेंगे। सर, सबसे पहले अगर आप अपना रिकॉर्ड चेक करेंगे तो सबसे पहले आपका डिस्कशन हमने स्वास्थ्य को लेके, चूंकि असेंबली के अंदर बहुत यहाँ खदशात आए, अलग अलग मेंबर्स ने अपने अपने राय, तो सबसे पहले मैंने आपको हाफ एन आवर डिस्कशन मुझे लगता है कि तीसरे दिन ही दे दी थी, लेकिन उसका पहले आना चाहिए था, उसको आना चाहिए था। ये बहुत अच्छा है जो ठानिया साहब ने दिया है, लेकिन मेरा लगभग 15 दिन से पहले आपको मैंने सबमिट किया था। मैं आपके उस नोटिस को देखूंगा, हाउस अभी चल रहा है, एग्जामिन करके अगर मुझे लगा कि वो क्वालिफाई करता है अपने डिस्कशन में फैसला ले लूंगा, मगर आज जो हमने हजम करार किया तो इनको बोलने दीजिए। कोई बात आपकी बात तो आगे मेरे ध्यान है, मैं कॉल करूंगा आपकी नोटिस को, क्वालिफाइज फॉर हाफ एन आवर डिस्कशन आई विल परमिट इट। हां, पटाखा साहब शुरू करें। स्पीकर साहब, जम्मू में एस्कॉर्ट विड्रॉ नहीं किया गया, कश्मीर में हमें विड्रॉ एस्कॉर्ट किया गया है। क्या नहीं जा सकते, हमारी जाने का आप सुकून देगा। कश्मीर में जब आप हमारे जो फराइज है उन फराइज की इल्जाम नहीं से हम अपने इलाके में नहीं जा सकते, क्योंकि आप जैसे जाते हैं जो सिक्योरिटी सिनेरियो है उस सिक्योरिटी सिनेरियो में जनाब हम एस्कॉर्ट के बगैर हमारे मूवमेंट तकरीबन नामुमकिन है। ये अजीब है, परेशानी की बात है। सब अलग है कि हम अपने जो फराइज है उसको हम बहुत ही सेंसिटिव इशू है। आपको मालूम है कश्मीर में हम लोगों को एस्कॉर्ट के बगैर एक जगह से दूसरी जगह जाने में बहुत दिक्कत ही नहीं जा पाते हैं सिक्योरिटी की वजह से, और मालूम नहीं किस वजह से कश्मीर के सब एमएलए की सिक्योरिटी जो है वो विड्रॉ की गई है। अब ये है कि हम अपने घरों में जो है कैद हो गए हैं, घरों से बाहर निकल नहीं पाते और कंस्टिट्यूंसी में जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को इसका नोट्स लेना चाहिए और हमारी जो सिक्योरिटी है उसको फिर से रिस्टोर करना चाहिए ताकि हम अपनी कंस्टिट्यूंसी में जा स्पीकर साहब, मैं बहुत गिनती कर रही हूँ से आपका मशहूर हूँ कि मुझे याद है मेरा ख्याल है को 30 सेकंड उस सवाल में बचे थे, और हमने भी इसे सरकार को कहा, सरकार ने भी पॉजिटिव सेंस में लिया कि हम इसे बेंच वर्सेस बेंच इसको इशू नहीं बनाए, लेकिन जम्मू कश्मीर में जो इनहेरेंट जो कॉन्ट्राडिक्शन और जो इंटरपोलेशन है। मेरा सवाल बड़ा डिटेल था और उस सवाल के जवाब में ये सबका मानना है और ऑनरेबल स्पीकर साहब का भी मानना है कि वाकई फेक न्यूज और इरेगुलेटेड ये जो कंटेंट है जम्मू कश्मीर में, ये कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में गवर्नेंस को लेके, साइबर सिक्योरिटी को लेके, डेमोक्रेटिक वैल्यूज को लेके नुकसान कर रहा है। और सरकार का जो जवाब था कि मैंने पूछा कि कितने लोगों पे आपने आज तक पेनल्टीज इम्पोज की, सवाल था जी। मैंने इनको पूछा कि कितने लोगों पे आपने वो कॉन्टेक्ट विड्रॉ करने के लिए कहा, वो भी 0 थी। सिर्फ 20 के पास रिबटल अभी तक इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट ने अभी तक इशू किया। ये एक नया विषय है और इस नए विषय में पूरी दुनिया भर में और इंडिया लेवल पे भी
इंडियन पार्लियामेंट लेवल पे भी और जम्मू कश्मीर में भी हमें इसका कोग्निसेंस लेना बहुत 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 लाजमी है। हम सब के ध्यान में है, लेकिन डिबेट शुरू करने के लिए फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन किसी का फंडामेंटल राइट है, अपने आप में मौलिक अधिकार है, मूल अधिकार है जम्मू कश्मीर में और पूरे देश भर में। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन से फ्लो करता है फ्रीडम टू हैव करेक्ट एंड वेरीफाइड इंफॉर्मेशन, फेक, प्रॉपर एंड वेरीफाइड इंफॉर्मेशन एंड सिंपली टू बी गार्डेड अगेंस्ट डिसइंफॉर्मेशन एंड डिसइंफॉर्मेशन, ये भी हर एक का फंडामेंटल राइट है। तो ये एक फेक न्यूज जो अनरेगुलेटेड न्यूज है, जिसका कुछ सिर को पैर नहीं। मैंने आपको जिक्र किया कि कुछ फेसबुक पेजेस, कुछ मेरे अगर साथी मेंबर ने पिछली बार कहा था, आपने बड़ी पॉजिटिविटी से उसको लिया था कि मेरे को पॉजिटिव मेंबर का वीडियो हाउस में बना के इस तरीके से सर्कुलेट किया गया। कुछ इंस्टा पे पेजेस इस तरीके की इंफॉर्मेशन, और जब तक हम कंट्रोल करते हैं, जब तक हम उसे हालांकि टेक डाउन करने का कोई इमेज हमारे पास है नहीं, हमारे पास कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है। मैं आपके ध्यान में ले आऊं सर कि लेटेस्ट ये पीएनजी का प्रेस नोट है जो 3 दिसंबर 2025 को जो इंडिया के, जो भारत के हमारे जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जो पार्लियामेंट में पढ़ रहे हैं, इसका बिल्कुल रेलिवेंट पार्ट इसका पढ़ूंगा। दैट सोशल मीडिया, दैट इश्यूज रिगार्डिंग सोशल मीडिया फेक न्यूज इज ए वेरी सीरियस मैटर। बाद में कहा गया we need to have a provision, ये पार्लियामेंट क्या है, we need to have a provision requiring its compulsory take down within 36 hours। क्या 36 घंटे में टेक डाउन को पार्लियामेंट की बात की जा रही है। फिर बड़ी डिटेल से, बड़ी तफसील के साथ इसमें ये 2 दिसंबर 2025 का ये पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी का सर रिपोर्ट है। इस स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट ने बड़ी डिटेल से, बड़ी तफसील से सरकार को कुछ इसका रिकमेंडेशन दी है। सबसे पहले जैसे आपने कहा कि पहले डिफाइन करना पड़ेगा कि फेक न्यूज है क्या, फेक न्यूज के दायरे में कौन सा एक एक्ट आता है, उस फेक न्यूज को करेक्ट करने के लिए करेक्टिव मेजर्स क्या है और पेनल्टी क्या है। दिल्ली लेवल पे, राष्ट्रीय स्तर पे हमारे पास FCU फैक्ट चेकिंग यूनिट्स का प्रावधान है। मैंने पूछा था जम्मू कश्मीर में, सरकार ने कहा कि हमारे पास नहीं है। उन्होंने प्राइवेट लोगों को भी ऑथोराइज किया है कि अगर कोई प्राइवेट आदमी, चाहे वो ऑथोराइज FCU है या किसी ऑथोराइज FCU के माध्यम से सरकार के पास भी आता है, मान लीजिए इन्फॉर्मेशन आ जाती है, जैसे मोहम्मद साहब ने भी कल डिनाई किया उसको कि कल पेट्रोल की कोई कमी है। मान लीजिए कोई एक ऐसी न्यूज लगाता है कि पेट्रोल की बहुत कमी हो गई, पेट्रोल पे ऐसा हो गया, वैसा हो गया, तो हमारे पास टेक डाउन करने के लिए इमीडिएट इसका प्रोविजन, उसका प्रावधान, जिससे फेक न्यूज बेसिकली ये कहीं ना कहीं सोशल फैब्रिक और डेमोक्रेसी को खराब करने की कोशिश की जा रही है। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि फैक्ट चेकिंग पे सरकार ना एक्ट करे, एक प्राइवेट FCU यूनिट भी उसके बाद इस इंफॉर्मेशन को रिपोर्ट कर सकता है, और सरकार ने रिपोर्ट करने के लिए उनका फीस भी तय किया हुआ है। एक प्राइवेट आदमी भी इसको डिटेल करेगा, लेकिन हमारे जम्मू कश्मीर में FCU का कोई ऐसा प्रावधान नहीं है। सरकार तो उस पर पहली नजर रखे, इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट तो रखे, लेकिन FCU का प्रावधान, ये जो पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी कह रही 36 आवर्स में इमीडिएट टेक डाउन का प्रावधान या फेक न्यूज को डिफाइन करना। मैं बार बार बोलूं कि हर एक चैनल का एज पर लॉ सर जो एग्जिस्टिंग चैनल्स हैं, जो एग्जिस्टिंग न्यूज मैगजीन्स हैं, फेसबुक के माध्यम से, इंस्टा के माध्यम से अपना न्यूज को प्रोजेक्ट करना, पॉपुलराइज करना, वो एक पार्ट है। लेकिन ऐसे चैनल्स, ऐसे पेज, ऐसे प्लेटफॉर्म जिनका रिकॉग्निशन कोई नहीं, जिनके ऊपर प्रेस काउंसिल का एक्ट काम नहीं करता, क्योंकि वो रजिस्टर्ड ही नहीं है, कोई रिकॉग्निशन नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है। मानता हूं कल को जेल, कल को FIR लगाएंगे, पर्चा लगाएंगे, लेकिन जब तक वो डैमेज करना, डैमेज इज डन। तो मेरा विनम्र निवेदन है, मैं किसी पर्टिकुलर चैनल को रिपोर्ट नहीं करूं। बहुत से एक एंटरप्राइजिंग जो लोग हैं, ये बड़ी दूर दराज के क्षेत्रों में जाके अपना एक प्रॉपर रिपोर्टिंग करके विषयों को भी उभारने का काम कर रहे हैं। मैं उनको भी कोई नेगेटिव नहीं, कम से कम एक रजिस्ट्रेशन उनका मैंडेटरी है। प्रेस एक्ट का प्रावधान ये है कि प्री सेंसरशिप प्रेस एक्ट के सबसे ज्यादा 47 से पहले भी सर, हम अगर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट्स को देखें कि सबसे ज्यादा अगर चर्चा अगर किसी प्रावधान को हुई तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। फिर कहा गया कि वेदर दिस राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज एन एब्सोल्यूट राइट, कहा कि नो गवर्नमेंट रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इस पे इंपोज कर सकती है, और जो प्रेस एक्ट है वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस का पार्ट है। ये कानून अंग्रेजों के वक्त प्रेस की सेंसरशिप, वहां पर उस वक्त प्री सेंसरशिप, आज फिल्म्स का भी सर जो पब्लिक डोमेन में जाती है उसके लिए भी सेंसर बोर्ड है।
आज प्रेस एक्ट से जो रजिस्टर्ड चैनल्स हैं जो या जो रजिस्टर्ड न्यूज पोर्टल हैं या जो रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर तो उन पर सरकार एक्ट कर सकती है, लेकिन एक ऐसी इंफॉर्मेशन जो पब्लिक डोमेन में जाएगी जिसको कंट्रोल करने के लिए कोई प्रावधान हमारे पास नहीं। तो मेरा एक सजेशन है आपके माध्यम से कि हम इस डिबेट को, मेरा तो सुझाव है कि कोई भी पेज, पर्सनल पेज में इंफॉर्मेशन डिसेमिनेट करने का काम अपनी रजिस्ट्रेशन ये 36 ऑफ एकदम ये सरकार के पास फेक न्यूज को सरकार डिफाइन कर पाए। ये टेक डाउन यूनिट्स का जो प्रावधान है ये सिर्फ यूनिट स्तर पर नहीं, डिस्ट्रिक्ट स्तर पर और छोटे छोटे स्तर पर भी हम इसे टेक अप कर पाए। पूरे देश भर में वी हैव इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट और फिर रूल्स 2021 है। हालांकि ये रूल्स भी कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है, अभी भारत सरकार भी पूरे तरीके से इसको ला रही है। क्यों? देयर आर 3 मेजर इंफॉर्मेशन, सरकार ने इसको इंप्रूव करने की बात करी। मैंने आपका 2025 का दिसंबर 2025 का रिपोर्ट पढ़ा। ये रूल्स की बात क्या है? क्योंकि रूल्स में भी एक क्लियर स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क मिसिंग है। ये पार्लियामेंट डिस्कशन कर रहा है रूल्स के ऊपर, मेरा आपको चर्चा नहीं। एक ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल फैक्ट चेक मैकेनिज्म इनमें नहीं है। मैंडेटरी डिस्क्लोजर नॉर्म्स है जो डिजिटल मीडिया एक्टिविटीज के लिए, वो भी इसमें मिसिंग है। और क्या हम कहीं ना कहीं कोई इंफॉर्मेशन एनर्जी की ओर जा रहे हैं? एब्सोल्युटली नॉट। अब इसको अगर बाकी सर इंटरनेशनल स्तर पे अगर हम कंपेयर करते हैं, यूके में, इंग्लैंड में जो सबसे पुराना डेमोक्रेसी का सबसे पहले जहां पे जन्म हुआ, उन्होंने अपने यूके ने भी अपने कानून में एक नया जो कानून लाया है अगर बात करें दिस इज ऑनलाइन सेफ्टी एक्ट। हम सिंगापुर की अगर बात करें तो सिंगापुर लेके आए प्रोटेक्शन फ्रॉम ऑनलाइन फॉल्सहुड्स एंड मैनिपुलेशन एक्ट। हम यूरोपियन यूनियन की बात करें तो डिजिटल सर्विसेज एक्ट लेके आया है। हम बाकी स्टेट्स की बात करें सर तो कर्नाटक में अभी एक कानून इसमें लाया है। कर्नाटक ने डिटेल्ड एक लॉ इंट्रोड्यूस किया कि कर्नाटक में फेक न्यूज को कैसे डील करेंगे, कैसे रेगुलेट करेंगे इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेशनल लॉस। तो बाकी स्टेट के ऊपर भी, मध्य प्रदेश भी उसका भी हाउस कमेटी, उसका भी जो विधानसभा है उसकी बड़ी डिटेल के साथ, बड़ी तफसील के साथ इस विषय में सर ये चर्चा कर रहे हैं। सीधा इसका स्पेसिफिक है दैट इम्यूनिटी मस्ट एंड एंड अकाउंटेबिलिटी मस्ट बिगिन। चर्चा में डायरेक्टली है कि एक फोर्थ पिलर है डेमोक्रेसी का जो इंफॉर्मेशन स्प्रेड करने का काम करता है। कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है द डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स। ये कॉन्स्टिट्यूशन में भी डिबेट किया गया कि मुझे बताइए पार्लियामेंट, एक्जीक्यूटिव और जुडिशरी विच इज सुप्रीम कोर्ट रूल ऑफ लॉ, ये तीनों डायरेक्टली इंडायरेक्टली अपने आप को कंट्रोल करते हैं। और फिर एक नया कॉन्सेप्ट है फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, वो लोग जो इंफॉर्मेशन सेपरेट करने का काम करने का। बट सवाल यह है हु वेरीफाइज द वेरीफायर्स? जो वेरीफाई करते हैं उनको वेरीफाई कौन करेगा? प्रेस एक्ट के माध्यम से बात को कर सकते हैं, चैनल को कर सकते हैं, लेकिन इस अनरेगुलेटेड न्यूज को वेरीफाई कौन करेगा? इसको टेक डाउन कौन करेगा? और ये पिछले साल 2 साल तक निकला हुआ गया है अपने आप में। हिंदी में कहते हैं भस्मासुर और अंग्रेजी में कहते हैं फ्रैंकेनस्टीन मॉन्स्टर। इसमें हम सब में एक कॉमन, हम वी आर ऑन अ कॉमन कॉज, वी आर ऑन अ कॉमन पेडेस्टल। इस न्यूज को रोकने के लिए सरकार इकदाम लाए। मैंने कहा कि हम इसमें बेंच वर्सेस बेंच को ऐसा इशू हम क्रिएट ना करें और जो लेटेस्ट ट्रेंड है नैरेटिव को कंट्रोल करना, फंडामेंटल फ्रीडम्स, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को कहीं ना कहीं हमें गार्ड तो करना ही है, लेकिन नैरेटिव को कंट्रोल इस तरीके से करना कि नैरेटिव जो है संविधान की स्पिरिट या सिक्योरिटी, सोवरेनिटी या जम्मू कश्मीर अपने आप में इसकी सेंसिटिविटी, इसका कल्चर, इसका हिस्टोरियोग्राफिकल या इसका रीजनल जो अपने आप में एक न्यूएंसेस है या जो इसकी नाइसिटीज है, कहीं इसको खराब तो नहीं कर रहा ये इंफॉर्मेशन देने का पार्ट। दिस इज मोर इम्पोर्टेंट। मैं धन्यवाद हूँ कि आपके माध्यम से ये चर्चा इस हाउस में आने का हमें एक डिस्कशन मिला। फ्रीडम ऑफ स्पीच कैन नॉट बी अ फ्रीडम टू मिसलीड। और हम एग्जैक्ट यहाँ देख रहे हैं एकदम मशरूम ग्रोथ हुआ है सब सोशल मीडिया हैंडल्स का, अनरजिस्टर्ड न्यूज पोर्टल्स का और प्रॉक्सी डिजिटल चैनल्स का। और ये भी बड़ी ईमानदारी के साथ बात करनी चाहिए कि कुछ ऐसे हैंडल्स भी हैं जो हमारी टेरिटरी के बाहर, इस देश की टेरिटरी के बाहर से कंट्रोल करके मॉनिटर किए जाते हैं और फिर एक नेगेटिव और कहीं ना कहीं फॉल्स न्यूज, फेक न्यूज करके लोगों में हवा क्रिएट करने की कोशिश की जाती है। बार बार हमें ब्लैकआउट करना पड़ता है। इस ब्लैकआउट जो हम ये जो इंटरनेट ब्लैकआउट करने का सबसे बड़ा जो कारण है, ये कारण यही है कि ये फेक न्यूज से कई बार जाके अभी भी करना पड़ा। जिस विषय पे हम लोग बात करें, मैं रिपीट करूंगा तो डिस्कशन कहीं हो जाएगी।
तो मेरा विनम्र निवेदन है सर आपके माध्यम से कि हम हाउस के माध्यम से सरकार को रिक्वेस्ट करें कि इन सभी में अकाउंटेबिलिटी तय की जाए। ये जो पार्लियामेंट की जो रिपोर्टिंग, ये मैंने सर पढ़ी आपके ध्यान में कि स्पेसिफिक है इसमें रेगुलेटरी मैकेनिज्म फॉर कमिंग फेक न्यूज। इट सेज that the intermediaries, that the content providers and social media platforms, this is an observation by the Parliament Committee, are not covered by the law. This is specific observations in Parliamentary Standing Committee. The Ministry of Information Broadcasting shall be urged to augment their concerted efforts to effectively deal with the challenges and problems created by fake news in digital as well as the social media platforms. There is a need to strengthen the Press Council of India by way of developing online complaint portal like CTRAMS, जिस CTRAMS की बात कर रहे हैं। तो इसी पैटर्न पे हम भी एक मेरा माध्यम है कि हम ऐसा कानून, एक ऐसा ग्रीवेंस रिड्रेसर, एक मॉड्यूल, एक टाइम लिमिट, एक पीसीई कंप्लीट रेजोल्यूशन को लेके एक बेस्ट प्रैक्टिस जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स में या बाकी स्टेट्स में या बाकी यूनियन टेरिटरीज में बाइक की जा रही है, और सभी के सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अपने ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को भी अपना ग्रीवेंस रिड्रेसल एक ऑफिसर यहाँ पे डेजिग्नेट करना पड़ेगा, जिससे सीधा सरकार बात करेगी, चाहे वो फेसबुक है, चाहे वो इंस्टा है, चाहे वो ट्विटर है, जो डायरेक्टली इसको टेक डाउन करने का काम करेगा। सर 5 इसमें मेजर जो मेरे सुझाव हैं सरकार को आपके माध्यम से लास्ट में मैसेज आ रहा है। सबसे पहले तो यूटी लेवल फैक्ट चेकिंग यूनिट, फिर जर्नलिस्ट को भी हमें इसमें इन्वॉल्व करना चाहिए। इनको भी ये कोई ये नहीं हम इनके विरुद्ध कोई न्याय को माहौल खड़ा करें, क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इनका बड़ा अहम रोल है और इन्फॉर्मेशन देने में भी इनका रोल को हम डिनाई कर नहीं सकते। तो इनका भी एंगेजमेंट मीडिया प्रोफेशनल इन्फ्लुएंसर एक नया टर्म है आजकल, विच इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड अंडर द लॉ। आज एक बहुत बड़ा एक टर्म है इन्फ्लुएंसर्स, जो हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस में जिनके वो एक फॉलोअर्स के कई लोगों को इन्फ्लुएंस करने का, इनको भी हम इन्वॉल्व करें। सिटीजन रिपोर्टिंग मैकेनिज्म हम इस पर ले गया, इंसेंटिव और रिवार्ड सिस्टम भी हम क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन के लिए और फेक न्यूज को डिटेक्ट करने के लिए हम लोग रखें। कैपेसिटी बिल्डिंग कार्यक्रम डिजिटल लिटरेसी और रिस्पांसिबल मीडिया यूसेज के लिए रखें। कोऑर्डिनेशन विद द नेशनल इनिशिएटिव्स लाइक पीआईबी फैक्ट चेक यूनिट के साथ हम चलें और एक ऐसे एसओपी बने टाइमली क्लैरिफिकेशन, जैसे मैंने कहा कि 36 आवर्स के टेक डाउन को लेके मेरे ये छोटे सुझाव हैं, मुझे उम्मीद है बड़ा कीमती समय पब्लिक एक सेकंड की पॉज पे हम लोग बैठे हैं, मेरे सरकार के माध्यम से है। उम्मीद करूंगा सरकार से एक पॉजिटिव कमिटमेंट भी आएगा और एक पॉजिटिव फ्रेम भी आएगा और इन्फॉर्मेशन प्रॉपर तरीके से जम्मू कश्मीर में फैल पाए, अच्छे से चल पाए, रेगुलेट कर पाए और मिस इन्फॉर्मेशन और डिसइन्फॉर्मेशन कंट्रोल हो पाए। मेरा यही मेरी बात, ये जो डिस्कशन है शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन, इसमें सुकून है तकलीफ करने की बहुत काम मैं दे दूंगा, इट्स एन इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट, उसको कोई शक ही नहीं, मैं दे दूंगा, आप घबराइएगा। मगर मेरी बात सुनिए, लिमिटेड स्कोप जो मैंने कहा, अब चूंकि ये इन्होंने नोटिस दिया था, मैंने उनको पूरा टाइम दिया। आई एम ग्रेटफुल, आपने बहुत ही अच्छे पॉइंट्स रेज किए, वेरी रेलेवेंट पॉइंट, आपकी तकलीफ रेलेवेंट तकलीफ थी, उन्हें अच्छी बातें कही। इससे पहले कि मैं दूसरे लोग जो बोलना चाहते हैं उनको थोड़ा सा टाइम दे दूँ, सरकार को भी तैयार रहना चाहिए जवाब देने के लिए, जिसको यहाँ पर इन पॉइंट्स का जवाब देना है, क्योंकि ये जो बातें आएंगी इसको सरकार के इसके बारे में अपना स्टैंड बताना पड़ेगा कि कौन यहाँ पर बात करेगा। ज्यादा हाँ मिनिस्टर साहब को याद रहे जो इसका जवाब दे, सुने पहले तकरीरें फिर उसका जवाब दे दे और ये बताए हाउस को कि इस बिदअत को कर्ब करने के लिए ये क्या सोच रहे हैं, इनका क्या प्रोग्राम है, क्योंकि ये हर एक चीज को कंसर्न करता है। मुझे याद है जिस वक्त एक क्वेश्चन यहाँ पर आया, गुजेरी साहब हैं, मिर्चार साहब ने पीछे कहा था, इसी तरह बाकी लोग हैं जिन्होंने ये हाउस की नोट्स को वो बताई। इसलिए इसको सीरियसली लेना है, सरकार को भी हाउस को भी सीरियसली लेना है। किसी भी तरीके से हमें इस लानत को, इस बिदअत को कर्ब करने की जरूरत है। अब बीजी साहब 2 मिनट बोलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया पठानिया साहब के इस डिस्कशन पे मैं इनके हक में खड़ा हुआ हूँ। मैं चंद बातें याद दिलाना चाहता हूँ ऑनरेबल हाउस को, जहाँ आईन ने हमें ये इख्तियार दिया है, आज़ादी दी है कि हम अपने आप को फ्रीली एक्सप्रेस करें, जिसके माध्यम से मीडिया जो चाहे प्रिंट मीडिया का, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है या आज सोशल मीडिया है,
फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी की शक्ल इसने अख्तियार की। मगर हमने देखा पिछले 70-80 सालों में मीडिया का कंट्रीब्यूशन रहा और द इमेंसिफिकेशन ऑफ द सोसाइटी लास्ट, और इनके बगैर शायद हमें कोई सुनेगा भी नहीं। डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब, ये बड़ा इम्पोर्टेंट डिस्कशन जो मैं कह रहा हूँ, ना आपका सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन यहाँ पर है, ना आपका डायरेक्टर इंफॉर्मेशन यहाँ पर है, इतना कैजुअल आप लोग नहीं चले गए ना समझिए। एक चलिए बोलिए आप। जहाँ हमें ये आज़ादी मिली है वहाँ हमें कई चीज़ों की तरफ ख्याल रखने की जरूरत है। आज के ज़माने में जैसे पठानिया साहब ने सही कहा, ये जो मिस इन्फॉर्मेशन है ये इस हद तक आगे बढ़ रहा है कि इसके इम्प्लीकेशन है वो न केवल गवर्नेंस में है, पब्लिक अकाउंटेबिलिटी पे है, सोशल हार्मोनी सही कहा उन्होंने, साइबर सिक्योरिटी और डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग पे भी आ चुका है। अगर वक्ती तो इसको क्लियर ना किया जाए तो मुझे लगता है जनाब स्पीकर साहब, जो 90 के हालात भी थे, मैं याद दिलाना चाहता हूँ, 3-3, 4-4 लोग जाके अखबारों के दफ्तरों में जाते थे और फर्जी ऑर्गेनाइजेशन का नाम लेके अपने प्रेस नोट छपवाते थे। उसका इम्पैक्ट ये हुआ कि कश्मीर में जो तबाही हुई उसमें उस मीडिया का भी जबरदस्त हाथ। यहाँ तक बात पहुंची, जो हुक्का पीने वाले लोग थे वो हुक्का अपने फैरन के नीचे ले जाते थे और डराते थे उनको, रात को कहते थे हम भी कमांडर से, और उन्होंने फर्जी अपनी जमातें बना के जम्मू कश्मीर और खासकर कश्मीर को जो तूफान से दो चार कराया, जिसके कांटे अभी भी हमको चुभ रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ अनअकाउंटेबिलिटी का, अकाउंटेबिलिटी उस वक्त उस प्रिंट मीडिया पर नहीं रखी गई, उसका नतीजा है। ऑनरेबल स्पीकर साहब, मैं माजरत के साथ ये हाउस को इन्फॉर्म करना चाहता हूँ, ये मेरी अपनी पर्सनल ऑब्जर्वेशन, आज भी ऐसा ही फिनोमिनल पिछले कई सालों से हमें देखने को मिल रहा है। जैसे 2-2, 3-3, 4 लोग या कोई अपने एक अच्छा सा मोबाइल खरीदते हैं और उसके बाद शुरू हो जाता है, और ना उसमें कोई कंटेंट होता है, ना उसमें कहीं पे कोई तामीरी मंशा होती है, बल्कि सिर्फ दबाव उछालना और अपने पॉइंट स्कोर करने की जरूरत है। जनाब स्पीकर साहब, मैं आपके नोटिस में लाना चाहता हूँ कि ये हाल इतना बेहाल हो चुका। मैंने कई बार अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर या बाकी डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो मनसे में पहला पे लोग हैं जिनको इस न्यूट्रलिटी मेंटेन करानी थी, मैंने ये देखा कि उन्होंने अपने पीछे इन हैंडलर, सोशल मीडिया हैंडलर्स को रखा है। अगर कोई भी कहीं उनसे सवाल करता है तो वो उन सोशल मीडिया के हैंडलर्स को बुला के उनको पैट्रोनाइज करके उस बंदे के पीछे लगा देते हैं और ऐसा पैगाम मचा देते हैं कि आदमी शर्मिंदगी के मारे उनके घर जाके या तो उनके साथ वजह करता है या उनको माफी मांग के और उनके डिक्टेशन में चलता है। ये हालत और वक्त की अहम जरूरत है कि इस पे कंके लगाने की जरूरत है। इसमें हाउस की तरफ ही नहीं बल्कि हमारी सरकार की तरफ, चाहे वो LG मनोज सिन्हा साहब के अख्तियारात पर, क्या हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब के अख्तियारात पर अकाउंटेबिलिटी क्रिएट करने की जरूरत। जो डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो बड़े बड़े ऑफिसर्स जो वहाँ के हेड होते हैं, खासकर उन पे मैंने यहाँ तक तमाशा देखा ऑनरेबल स्पीकर से, अगर ट्रांसफर होते हैं उसके बाद वो लोग वहाँ से डिस्ट्रिक्टों से दूसरे डिस्ट्रिक्ट है, ये पूरा ये जो बैंड रेल है उनके साथ एक एक चीज नशर करता है, टेलीकास्ट करता है ब्रॉडकास्ट कम्युनिटी। ऐसा अजीब प्रॉब्लम लग रहा है कि जो पब्लिक के नुमाइंदे हैं जिनको शायद ये बात जरूरी है आवाम तक पहुंचाने की, वो कहीं साइड लाइन एक कॉर्नर में दिखे जाते हैं और जिनका ये काम नहीं है, जिनको इन पे नजर रखनी, अकाउंटेबिलिटी खड़ी करनी है, वो अपने पीछे कसीदे पड़वा रहे हैं इनके बीच। मेरी आपसे गुजारिश है, ज्यादा वक्त ना लेते हुए इस पे फौरी तौर कदम लगाने की जरूरत है कि इससे पहले ये एक सोशल हमारा इशू बनेगा और इस रियासत को, इस यूनियन टेरिटरी को फिर वैसे हालात ना देखने पड़े जो इससे पहले नबी 90 के दहाई में हमने देखे। बहुत बहुत शुक्रिया। इफ्तिखार साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ड्यूरेशन जो ये डिस्कशन है इस पर बोलने का मौका दिया।
सर ये बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है और मीडिया जो है फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी उसको माना गया है और आज के दौर में मीडिया और सोशल मीडिया का बहुत एक रोल रहता है किसी भी चीज को लोगों तक पहुंचाने के लिए और मीडिया जो पर्सन्स हैं वो अपनी जान जोखिम में डालकर अच्छी रिपोर्टिंग करते हैं, लोगों के हकूक की लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन जहां वो अच्छी रिपोर्टिंग करते हैं वहीं कुछ फेक न्यूज क्रिएट करके समाज में अपना नफरी का माहौल भी फैलता है, क्योंकि हमने देखा सर कि इसमें कोई पॉलिसी नहीं है। कोई भी फेसबुक पे पेज बनाकर वो हाथ में माइक पकड़कर वो मीडिया का काम शुरू कर देते हैं। इसमें एक सरकार की तरफ से पॉलिसी होनी चाहिए कि कौन सा आदमी मीडिया है उसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ताकि वो जो अगर मीडिया का काम कर रहा है तो उस पे एक चेक होना चाहिए। क्योंकि हमने देखा कि कई बार कोई जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है वो खुद ही वीडियो बनाते हैं और वो वीडियो फेक वीडियो इतनी फैल जाती है कि उसमें इमेज भी डैमेज होती है और लेकिन उसका जो डैमेज कंट्रोल है वो नहीं होता। तो इस पर कोई पॉलिसी नहीं है, तो इस पर सरकार को पॉलिसी लानी चाहिए। और जो मशरूम ग्रोथ है, मीडिया जो अच्छे मीडिया हाउसेज है, बहुत मीडिया हाउसेज अच्छा काम कर रहे हैं, हम उनकी तारीफ करते हैं, वो अपनी जान जोखिम में डालकर मीडिया की रिपोर्टिंग करते हैं, हम उनकी सपोर्ट करते हैं। उनके लिए पॉलिसी होनी चाहिए, उनके लिए इंश्योरेंस होना चाहिए, उनके लिए फाइनेंशियल सिक्योरिटी होनी चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ जो ऐसे मीडिया आजकल ये है कि इतने मीडिया हो गए हैं, मीडिया कर्मी हो गए हैं कि कोई भी अपना एक फेसबुक पेज क्रिएट करता है और वो मीडिया का काम शुरू कर देते हैं। उस पर सरकार की तरफ से पॉलिसी होनी चाहिए और सरकार उस पर पॉलिसी लाए, उस पर रूल फ्रेम हो और वो रजिस्टर्ड हो और अकाउंटेबल हो कि अगर कोई भी फेक न्यूज फैलाता है, वो किसी की इमेज को टर्निश करता है, तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए और इस पर सरकार को पॉलिसी लानी चाहिए। आपने मुझे मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शाहिद साहब मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आपने बड़े वाइटल इशू पे यहाँ पे एक डिस्कशन को अलाउ किया। मैं बड़ा ब्रीफली पठानिया साहब के इस ये जो उन्होंने मूव किया है इसको मैं उसकी सपोर्ट में खड़ा हुआ हूँ। मैं ये समझता हूँ कि जहाँ आज के इस डिजिटल दौर में इंफॉर्मेशन का एक बैकबोन है सोशल मीडिया, वही इसके साथ बदकिस्मती से एक ऐसा ट्रेंड बन चुका है, जैसा भी इफ्तिखार साहब ने बताया कि हर कोई कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, हाथ में माइक लेकर बगैर किसी क्वालिफिकेशन के, बगैर किसी परमिशन के, बगैर कोई ऐसा उनका एक्सपीरियंस होने के, माइक लेके किसी के खिलाफ भी फेक न्यूज, फेक कंटेंट, अनवेरिफाइड कंटेंट एकदम स्प्रेड करते हैं। न सिर्फ उससे जाती तौर पर लोगों की जो इज्जत के साथ खिलवाड़ होता है, वहीं से एक एक्सटॉर्शन का एक हथकंडा भी बन गया। इसमें बहुत लोग ऐसे लोग हैं जो सही तरीके से काम करते हैं और न्यूज का जहां तक ताल्लुक है, इंफॉर्मेशन का, प्रेस ब्यूरो का, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया का जहां तक ताल्लुक है, उनका एक बड़ा रिस्पॉन्सिबल रोल है। मेरी ये गुजारिश है कि इस तरह का जो ये सोशल मीडिया के जरिए या फेसबुक के जरिए ये अनवेरिफाइड और ये मिसलीड जो कंटेंट ये शाम को ये यहाँ पर ब्रॉडकास्ट करते हैं, उस पर रोक लगाने की जरूरत है और एक मैकेनिज्म बनाना है कि ये रेगुलेट हो, बाकायदा तौर पर कि इसकी पॉलिसी बने और ये देखा जाए कि कौन लोग एलिजिबल है, उन्हीं लोगों को जो इसके लिए ये इनकी इसका परमिशन दिया जाए और एक सर अकाउंटेबिलिटी इसमें बहुत जरूरी है। और जो अनवेरिफाइड फेक न्यूज का जो एक सिलसिला ये चलाते हैं, इससे सोशल ऑर्डर भी फैलने का खतरा, इसलिए मैं ये इसकी सपोर्ट में खड़ा हूँ और ये गुजारिश करूंगा कि इस पर सख्त कानून हो, ताकि इस तरह के जो एलिमेंट्स जो समाज को, बल्कि मतलब ऑफिसर्स को भी ये लोग ब्लैकमेल करते हैं, ये एक्सटॉर्शन करते हैं,
और इन लोगों को आइडेंटिफाई भी किया जाए, इनके खिलाफ कार्रवाई भी हो, एक मैकेनिज्म भी हो ताकि सिस्टम रेगुलेट हो। बहुत शुक्रिया। मुश्किल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर साहब। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये आज जो टॉपिक यहाँ पे कोटिया साहब की तरफ से शुरू किया सर, मैं इसके हाथ में खड़ा हुआ हूँ। तो इसमें कोई शक नहीं सर कि ये फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी है। हर एक को मीडिया के न्यूज की इससे स्कोप होती है, खासकर हमें ये हमारे 95% हमारी हेल्प भी करते हैं। जैसे मेरे यहाँ साथियों ने कहा कि मीडिया जो पर्सन है ये माइके लेके ये सर वीडियो एक पैक वाला मोबाइल लेके हर एक ये खड़े हो जाते हैं और फेक न्यूज। हम सल्यूट करते हैं उन मीडिया को, मीडिया हाउसेस को जो आवाम को हमें जगाते हैं। ऐसी एक सर परसों एक वारदात हुई मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में, एक एक्सीडेंट हुआ है जिसमें 5 लोगों की मर गए हैं एक्सीडेंट में और कभी 3 इंजर्ड है। और इस किस्म की फेक न्यूज है वहां पे चलाई गई। मैं पुरजोर मजम्मत करता हूं सर। मैं आपको और पूरे यहाँ जो मेरे साथ MLA अगर कहेंगे वो वीडियो में उनको भेजूंगा, बिल्कुल 100% सर फेक न्यूज चला दी। और उसकी वजह से एक MLA को उसने मीडिया हाउस वाले ने क्या बोला, मुझे बड़ा तजुब है, बड़े हैरत है सर। मेहरबानी करके इसके लिए जो फेक न्यूज चलाएगा इसके लिए कुछ न कुछ उसको पेनल्टी होनी चाहिए। और गवर्नमेंट के ऊपर इस किस्म के उन्होंने बोतान बनाया कि वहां पे एम्बुलेंस नहीं पहुंची, वहां पे डॉक्टर नहीं था, जबकि मैं साइड पे मैं वहां पे मौजूद था सर। इस किस्म के हर